हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि सोशल साइंस के हम लोग क्या करेंगे कि 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड हर एक वर्ष पूछता है। 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड हर एक वर्ष पूछता है। तो इन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो चलिए अब से शुरू हो गया आप लोगों का क्लासेस, और अब से रोज़ आप लोगों का क्लास होगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, जितना देर हुआ हो गया। और परीक्षा भी नज़दीक आ गया है तो क्लास को रेगुलर चलना चाहिए। अब क्लास बिल्कुल बीच में नहीं रुकेगा। अब रोज़ आप लोगों का क्लास होगा और रोज़ क्लास में जुड़िएगा। पहले इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, यह क्लास आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 10 सब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। यहाँ से 2 सब्जेक्टिव तो जरूर रहेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि खूनी रविवार क्या है, कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा है। चलिए इसके आंसर रखते हैं। देखिए, 9 जनवरी 1905 को जारास्ता को मिटाने के लिए अर्थात जार को मिटाने के लिए 9 जनवरी 1905 को जार को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर क्या किए कि 1 लाख मजदूर, देखिए ये रूस का कहानी है, और रूस में क्या किए, जारशाही को मिटाने के लिए 9 जनवरी 1905 को लगभग 1 लाख मजदूरों ने आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए क्या किए कि रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे कि सेंट पीटर्सबर्ग राजा के महल की ओर जा रहे थे। देखिए, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब इसकी सूचना राजा को मिली तो राजा ने क्या किया कि इन निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजार की संख्या में अर्थात हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। यह घटना दिन रविवार को घटित हुआ था। और यह घटना किस दिन को हुआ था, तो रविवार को हुआ था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, तो खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और जो यह आंदोलन है किसके नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन था और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन को छाट लाया गया है। जो बुक है, बुक में कितने नंबर पर था, 11 नंबर पर था, लेकिन मैं इसको दूसरे नंबर पर रखा हूँ। विश्व बाजार किसे कहते हैं। देखिए, विश्व बाजार ऐसा बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व की सब देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। देखिए, विश्व बाजार किसे कहेंगे, जहाँ पर विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए अर्थात नॉर्मल लोगों को खरीदने के लिए भी उपलब्ध हो, उसे ही हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत का आर्थिक राजधानी कौन है, मुंबई है, और मुंबई क्या है, तो एक विश्व बाजार भी है, मुंबई में विश्व बाजार है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये 29 नंबर पर था, तीसरा नंबर पर इसको रखा हूँ मैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छापखाना यूरोप कैसे पहुंचा। यह बहुत ही बीएम क्वेश्चन है कि छापखाना यूरोप कैसे पहुंचे। देखिए, 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग द्वारा कागज चीन से यूरोप में पहुंचा था। क्या होता था कि 11वीं शताब्दी में कागज जो था वो रेशम मार्ग से कहाँ पहुंचता था, तो चीन में पहुंचा था। 1925 में मार्को पोलो ने अपने साथ काठ की तकिया पर छपाई की तकनीकों को लेकर वापस रोम इटली पहुंचा। क्या किया कि 1995 में मार्को पोलो देखिए यूरोप के था और वो चीन में व्यापार करने के लिए आया था। जब 1295 में मार्को पोलो चीन आया तो वो क्या किया, देखिए छपाई की तकनीक और तकिया तथा छपाई की तकनीक लेकर वापस इटली में गया। कहाँ गया, तो इटली गया। और 1448 में जर्मनी के गुटेनबर्ग के छपखाना या मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। और उसी को देखकर क्या किए कि गुटेनबर्गों ने एक टाइप प्रिंट मशीन का आविष्कार किया। देखिए, इस आविष्कार ने यूरोप में वैदिक क्रांति ला दी। क्या किया, वैदिक क्रांति ला दिया। 1495 में कैक्टन ने इंग्लैंड में छपखाना स्थापित किया। क्या किया, सबसे पहले छपखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो इंग्लैंड में स्थापित हुआ।
1544 में पुर्तगाली में छपखाना स्थापित हुआ। और 1544 में क्या हुआ कि पुर्तगाल में सबसे पहला छपखाना स्थापित हुआ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तथा इसका संपूर्ण यूरोप में छपखाना का विस्तार हो चुका है। और जो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि संपूर्ण यूरोप में छपखाना का विस्तार हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा या पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये लेके सभी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए अभी क्वेश्चन भी हमें गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करना है। चलिए देखिए इसके आंसर को देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से जो नाविक था, क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसकी अपनी संशयिकों की एक सशस्त्र सेना बनाना, इटली के 2 प्रांतों के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। क्या किया? गैरीबाल्डी ने अपना सेना बनाया और इटली के सिसिली और नेपल्स जो राज्य थे उन पर आक्रमण कर जीत लिया। विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली, और विक्टर इमैनुअल के जगह पर क्या किया? वही सत्ता को संभाली। देखिए यह मेजेनी का समर्थक था और मेजेनी के सपने को पूरा करना चाहता था। देखिए जो गैरीबाल्डी था किसके समर्थक था? मेजेनी का समर्थक था, और यह मेजेनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, BM है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। देखिए 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1862 में गैरीबाल्डी ने सोचा रोम पर आक्रमण करने के लिए। इन दौरान गैरीबाल्डी की मुलाकात काउंट काबूर से हुई। क्या हुआ कि इसी दौरान क्या हुआ कि गैरीबाल्डी की भेंट किससे हुई? तो काउंट काबूर से हुई, जो रोम में हुई। और गैरीबाल्डी ने अपने जीते हुए प्रदेश काबूर को सौंपकर साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगा। और देखिए गैरीबाल्डी जितना क्षेत्र को जीता था वह सभी क्षेत्र किसको दे दिया? काउंट काबूर को दे दिया, और यह साधारण जीवन जीने लगा। और फिर गैरीबाल्डी ने क्या किया? गैरीबाल्डी नहीं, काउंट काबूर ने क्या किया? वो पूरे देश को मिलाकर इटली को एकीकरण कर दिया। तो ये से हुआ इटली का एकीकरण। चलिए तो ये आप लोग गैरीबाल्डी के कार्यों के बारे में जान गए, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। देखिए बिहार में किसान आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो इस पर एक आंदोलन लिखना है। देखिए बिहार में आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्याओं का समाधान करना है। देखिए किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार था, इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना और सभी जनताओं का समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 1971 में, देखिए कांग्रेस जो थी वो 1971 में गरीबी हटाओ की नारा लगाया था। गरीबी हटाओ की नारा लगाया था, और जनता से अनेक प्रकार के झूठे वादे किए थे। और जनता से क्या किया कि अनेक प्रकार की झूठी वादा किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और उस समय देश में क्या थी? भ्रष्टाचार था, भूखमरी थी, गरीबी बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ गया था। वस्तुओं के दाम के कमर तोड़ महंगाई हो गई थी, और वस्तुओं का जो दाम था वो बहुत ही महंगा हो गया था। बहुत मतलब बहुत 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 बढ़ गया था महंगाई। और देखिए इसमें बढ़ गई थी, लोग का जीना दुर्लभ हो गया था, लोग को मामूली सामान नहीं खरीद पाते थे। इस बात को लेकर जेपी अर्थात कौन? जेपी बाबू ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा। जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि पटना में एक सभा रखा, जिसमें लाखों की संख्या में जनता ने उनका समर्थन किया। और लाखों, देखिए बिहार के और पूरे देशों के लाखों लोग आए और उनका किए कि जेपी गया था जयप्रकाश नारायण की समर्थन किए। इन्होंने नारा लगाया था कि अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। देखिए जयप्रकाश नारायण के कारण ही क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी का सरकार भी बना। तो देखिए यह है बिहार का पावर। बिहार के लोग अगर सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, देश की सरकार भी हिल सकती है।
तो बिहारियों अपना हक के लिए लड़िए। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग याद रखिए, यह भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। देखिए धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है बिना धर्म का, उसका कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, यह सभी लोगों अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, और सभी लोग अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं, वह बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक और टोक नहीं हो सकता है। देखिए जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और हम लोग क्या हैं तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा भारत देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए धर्म को लेकर कोई रोक टोक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष आप है। चलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि इटली के एकीकरण में मेजोनी का क्या योगदान था। देखिए इटली के एकीकरण में मेजोनी का योगदान था, गैरीबाल्डी के योगदान को हम लोग पीछे पढ़े थे पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या पढ़ेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजोनी का क्या योगदान है। देखिए मेजोनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। क्या हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था 1805 ईस्वी में मेजोनी का जन्म। मेजोनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजोनी को क्या कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ और कार्यकर्ताओं, लेखक तथा दार्शनिक था। यह लेखक भी था और दार्शनिक भी था। इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया जिसके समर्थन तमाम जनता ने किया और सभी जनता ने इनका समर्थन किया। मेजोनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। तो ये क्या था, तो इटली का एकीकरण में मेजोनी का योगदान था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। देखिए पूंजीवाद क्या है, यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है। ये पूंजीवाद को पूंजीवाद के बारे में बात की जाए तो पूंजीवाद क्या है, तो यह राजनीतिक एवं आर्थिक होती है जो निजी लाभों और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। पूंजीवाद में क्या होता है, तो केवल निजी संपत्ति और निजी लाभ के बारे में लोग सोचते हैं, और साम्यवादी में यह नहीं होता है। देखिए पूंजीवाद कहलाता है, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। देखिए पूंजीवादी में जितने भी उत्पादन होता है उसमें कोई सरकार का अधिकार नहीं होता है, किसी निजी संस्था या किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर विरोध करता है। यह सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियों पर क्या करता है, विरोध करता है। यह नहीं चाहता है कि कोई ऐसा काम हो जिससे सभी लोगों का भलाई हो, वो यह चाहता है कि कोई ऐसा काम हो जिससे केवल मेरा ही भलाई हो। देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, जिसे अमेरिकी ब्रिटेन इत्यादि। अमेरिका ब्रिटेन में क्या है, तो पूंजीवादी व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। क्या है कि अफलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए इसका आंसर देखते हैं कि छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थानों पर जहां मजदूर निवास करते हैं वैसे आवासीय स्थल को अफलम कहा जाता है। देखिए सबसे पहले अफलम कहाँ कहा जाता है, अफलम उस स्थान को कहा जाता है जो छोटा होता है, गंदा होता है और बिना सुविधा का, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं रहता है, और वहाँ पर रहते कौन लोग हैं, तो मजदूर लोग रहते हैं, और उन्हीं स्थान को हम लोग अफलम कहते हैं। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिन्हें काम करने के लिए बड़ी संख्याओं में गाँवों से मजदूर पहुँचने लगे। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े क्या हुए, कारखाने स्थापित होने लगे, और छोटे छोटे कारखाने विलुप्त होने लगे। अर्थात घर के लोग जो घर के कारखाने विलुप्त हो गए, तो घर के लोग बेरोजगार हो गए, और वो अपना पालन पोषण करने के लिए क्या गए, शहरों में जाने लगे, और एक बड़ी संख्या गाँवों से निकलकर शहरों में कारखानों में काम करने गई, और उनको रहने के लिए जगह नहीं था, तो वह किसी तरह रहते थे, छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थानों पर रहते थे। उसी स्थान को अफलम कहा जाता है। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं थी, मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिक ने उन्हें छोटे छोटे मकान बनवाया। कारखाने के निकट ही रहते थे काम करने के बाद, तो छोटे छोटे मकान मालिक ने बनवाया, जिससे सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और छोटे छोटे मकान में क्या ही सुविधा उपलब्ध होगी। इन मकानों के हवा पानी तथा रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं था, हवा भी नहीं था, शुद्ध रोशनी भी नहीं था, पानी भी नहीं था, और साफ सफाई भी नहीं होता था। इस प्रकार के औद्योगिकरण के फलस्वरूप अफलम पद्धति की शुरुआत हुई, और औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही क्या हुआ, तो अफलम पद्धति की शुरुआत हुई। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन भी हमें आगे देखते हैं।
और ये देख लिया आप लोगों का 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? देखिए यह एक ऐसी मनोभावना है होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राण को बलिदान कर देते हैं। सांप्रदायिकता क्या है कि यह एक ऐसी भावना होती है जिसे अपने राष्ट्र, देखिए समझिए इसको, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिससे लोग अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए अपने धर्म के लिए क्या करते हैं, अपने प्राण को भी बलिदान कर देते हैं। अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। लोग क्या करते हैं इसमें कि अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं और किसी को धर्म को अपने धर्म से तुलना कर कर अपने धर्म को ज़्यादा बताते हैं, अर्थात बड़ा और सबसे सुंदर बताते हैं। तो ये क्या हुआ, सांप्रदायिकता हुआ। ऐसे दूसरे से अपने को बड़ा मानना ही सांप्रदायिकता होता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा होता है। और यही क्या है, तो एक लोकतंत्र का अवगुण भी है। तो यह क्वेश्चन भी VM है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोगों का 10 क्वेश्चन ये हो गया और ये 10 क्वेश्चन आप लोग में कितना क्वेश्चन आप लोगों का याद था ये अभी बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोगों का कैसा लगा, क्लास कैसा लगा? आप लोग क्लास को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।